मजलूम है, जो मारे गए, उनके कोई हुकूक नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। सर, झारखंड में चुनाव होने हैं, इससे पहले भी हमने देखा था झारखंड के बड़े सीनियर नेता रहे, मंत्री भी रहे, जयंत सिन्हा मॉब लिंचिंग के एक्यूज को माला पहना रहे, और ये जो घटनाक्रम है, क्लीन चिट कह सकते हैं इसको, चार्जेस ड्रॉप करना चुनाव होने से ठीक पहले, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव आप देखते हैं लार्जर कम्युनिटी क्वार्टर्स? अब भाई एक आप जिस ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम लिए, वो तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने जाकर उन तमाम एक्यूज को फूल का हार पहनाया, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैंने उनकी मदद की, तो यकीनन कुछ ना कुछ होगा इसमें, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं झारखंड में, और उससे पहले इस तरह की हरकत करना ये अच्छा पैगाम नहीं देता। मगर बीजेपी को पैगाम से मतलब नहीं, बीजेपी को सिर्फ यही चाहिए कि जो कोई भी एक्यूज है हम उनको बचाएंगे। सर आप रात में आपने एक बंदर की अनादजी दी थी, तो किसको बंदर बता रहे थे आप? मैं तो बंदर नहीं हूँ, वो समझ, अक्लमंद को इशारा काफी है। सर हम तो नहीं, अक्लमंद को इशारा काफी है। सर झारखंड में आप इससे पहले कह चुके हैं कि झारखंड में हम चुनाव लड़ेंगे, झारखंड में जाएंगे चुनाव में, ये जो मसला आया, आप इस मसले को पहले से भी उठाते रहे हैं, और ये जो नया वाकया आया है, क्या इसको आप इलेक्शन में मुद्दा बनाएंगे? नहीं, ये तो एक इंसानियत का मुद्दा है ना, इसको क्यों आप इलेक्शन का मुद्दा बना रहे हैं? ये तो अगर जिस किसी के दिल में एक धड़कता हुआ दिल है, जो किसी का बेटा है, जो किसी का पति है, जिसकी बहन बेवा हो गई, उसके लिए इशू है। ये इलेक्शन के इशू से क्यों जोड़ते हैं इसको आप? नहीं, ये इलेक्शन से बड़ा इशू है। ये संविधान में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, और अगर कोई सरकार उस फंडामेंटल राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने में नाकाम साबित होती है, तो ये तो उनके ऊपर रिमार्क है। इलेक्शन का मुद्दा नहीं, तो इंसानियत का मुद्दा है। इसको इंसानियत के मुद्दे से की नजर से देखना चाहिए कि 7 घंटे आप किसी को मारते हैं, पीटते हैं, 2 महीने उसकी हुई शादी होकर, और उसके पति के मरने के बाद उसकी बीवी का मिसकैरेज हो जाता है, और आज भी वो परेशान है, तो इंसाफ तो गया ना, इंसाफ तो खत्म हो रहा है। तो ये तो इंसानियत का मुद्दा है, इसको क्यों हम इलेक्शन की ऐनक लगा कर देखें? ये तो इंसानियत का मुद्दा है। इलेक्शन आएंगे चले जाएंगे, मगर एक इंसान की जान अगर चले जाएगी, और जिस पर कत्ल का मुकदमा लगना चाहिए आप उन पर होमोसाइड का लगा रहे हैं, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? तो क्या झारखंड और हरियाणा में आप चुनाव लड़ने की? नहीं, वो इसको मत मिलाइए, उसकी बाद में सवाल के जवाब देंगे आपका। नहीं सर, आप इस मसले को नहीं, हम नहीं, झारखंड में तो इलेक्शन लड़ेंगे, मगर ये मसला सिर्फ चुनाव का मसला नहीं, ये तो इंसानियत का मसला है, ये तो गवर्नेंस का मसला है, ये तो सरकार की गलत फैसलों का मसला है कि आप तरफदारी कर रहे हैं, बजाय आप मजलूम का साथ दें। आप लोग जालिम की मदद कर रहे हैं, करबला बना रहे हैं आप हर जगह पर। लेकिन सर, आप लिंचिंग को लेकर आप सवाल उठाते रहे हैं, संसद में भी सवाल उठाया, आपने कानून बनने की भी मांग कर रखी है, लेकिन लगातार लिंचिंग हो रहा है, इस पे कोई बिल्कुल, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि मैंने हमेशा कहा कि मॉब लिंचिंग नहीं खत्म होगी। इसलिए नहीं खत्म होगी क्योंकि इनको मदद मिलती है इनके सियासी आकाओं से। मॉब लिंचिंग अगर खत्म उसी वक्त हो सकती है जब बीजेपी सरकार केंद्र की और जहां पर स्टेट की अगर एक स्ट्रांग मैसेज देंगे, पोजीशन लेंगे, तभी खत्म होगी। क्योंकि आप तो उनकी मदद कर रहे हैं, आप कानून भी नहीं बनाते। सर, पाकिस्तान ने 115 पेज की डोजियर यूएनएचआरसी के सामने सबमिट की है, और उस डोजियर की खास बात ये है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को हिटलर कहा है, और उसके डोजियर का कोड जो है उसकी स्टार्टिंग राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला के बयानों से शुरू होती है। इस पूरे उसमें हरियाणा के सीएम का भी तो जिक्र है, उसमें बीजेपी के सीएम है वो, उसमें बीजेपी के एमएलए का स्टेटमेंट का भी जिक्र है। क्या करेंगे आप लोग? क्यों आपकी नजरें कमजोर क्यों हो जाती हैं? सिर्फ बीजेपी का नजर क्यों आता है? वो भी तो उनका जिक्र है उसमें, उसके ऊपर पूछिए उनसे। पाकिस्तान इस मुद्दे, कश्मीर के मुद्दे को बार बार इंटरनेशनल फोरम पे उठा रहा है। कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और इंशाल्लाह रहेगा। कश्मीर में जो बंद हो रहा है, जो बंद किया जा रहा है, मुहर्रम का जुलूस भी नहीं निकाला जा रहा है, मैं इसको कंडेम करता हूं, और एनएसए के स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूं कि एनएसए ने कहा कि वहां पर हम उस वक्त छूट देंगे जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान का कश्मीर से क्या करना है? आप जोड़ रहे हैं कश्मीर को पाकिस्तान से। अरे उनके ऊपर उस कश्मीर में क्या फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं होते? क्या राइट टू लाइफ नहीं है उन लोगों को?
क्यों एनएसए उसको जोड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ जोड़ते रहेंगे आप। हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है और रहेगा, तो ये बयान देकर तो आप तो उनको तक़वियत दे रहे हैं। ये तो गलत बयान उन्होंने दिया, और फिर आप कह रहे हैं कि सब अमन है तो फिर जुलूस क्यों नहीं निकलता? अगर अमन है तो इंटरनेट क्यों नहीं चलता? अगर अमन है तो फिर दुकानें क्यों नहीं खुलती? अगर अमन है तो स्कूल क्यों नहीं खुलता? अगर अमन है तो एक चीफ मिनिस्टर की बेटी को सुप्रीम कोर्ट जाकर इजाजत लेने की क्यों जरूरत पड़ी? सर क्या इंटरनेशनल आउटरीच कैसे देखते हैं? हाँ। तो इस मुद्दे पे भारत की तरफ से इंटरनेशनल आउटरीच या डिप्लोमेटिक फोरम पे आउटरीच को अब तो यूएनएचसीआर में चला गया। यूएनएचसीआर के कल उन्होंने टिप्पणी कर दी। ये तो सरकार को जवाब देना है इसका। तो हम तो शुरू से कह रहे थे इसको, पार्लियामेंट में मैंने कहा, हमने इसीलिए अपोज किया था उसको। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। बलदेव कुमार पर जो एचआर की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो एक वहां का एमएलए है और वो भी इमरान खान की पार्टी का, यहाँ पर आके बता रहा है कि किस प्रकार से वहां पे देखिए, असाइलम का जो लॉ है ना, रिलीजियस परसिक्यूशन के ऊपर असाइलम मिल सकता है, मगर ये तो वहां का एमएलए है, एमएलए इलेक्टेड एमएलए है, सरकार में है, आप पावर में है, आप पावर में हैं। आप अगर आप एमएलए नहीं होते तो लगभग आप तो इलेक्शन जीत रहे हैं, आप तो रूलिंग पार्टी से आपका ताल्लुक है, तो परसिक्यूशन कहां होगा आपका? अगर सरकार देना चाहती है तो उनका इख्तियार है। मैं मोदी सरकार से कह रहा हूं कि 1951 का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है, आप फौरन साइन करिए उसको। क्यों नहीं साइन करते आप? 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन करिए। और ये जो मौसूफ आए हुए हैं, ये तो वहां के रूलिंग पार्टी के इलेक्टेड है, तो इनका परसिक्यूशन कैसा होता है? अरे सुनिए, देखिए, रिलीजियस परसिक्यूशन, आप इलेक्शन जीत रहे हैं, इलेक्शन जीत के आप रूलिंग पार्टी से ताल्लुक है, और फिर आप कह रहे हैं परसिक्यूशन हो रहा आपका। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जामिन करे उनका प्रपोजल, मगर मैं गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करता हूं कि 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन फौरन मोदी सरकार साइन करे। क्यों नहीं साइन करते आप? करिए ना साइन आप। Sir, two questions on the Jharkhand incident. Prime Minister Modi in the Parliament session has said that this incident has pained him, although this was not the first one. So, do you think Centre needs to take a firmer stand? And also, regarding the final post-mortem report and the way police has acted, do you think it was conducted in a free and fair manner? The Prime Minister, if he's so pained, why can't the Prime Minister show his pain in making a law against mob lynching? If the Prime Minister is pained so many times, why is this that in BJP ruled states these sort of incidents are happening and miscarriage of justice is happening? If the Prime Minister is pained, why is 302 not being imposed on those people who were responsible for the lynching and beating for 7 hours of Tabriz Ansari? Sir, Om Birla, the Speaker of Lok Sabha, has tweeted about Brahmins, and he says Brahmins have always held a high position in society, and this place is a result of their sacrifice and penance. Do you think it is right for the Speaker to tweet about a particular? No, I see the Honorable Speaker has his right to his opinion, and the Speaker has made that statement. I hope that if the Honorable Speaker tomorrow is invited to a function of Dalits, I hope, I don't know, I cannot speak. We also say that the Dalits were also suppressed for millions of years, 1 million years. So anyway, it is the Speaker's right to say what he has to say. I cannot comment on it because I don't want to be an unnecessary creating a controversy. But I don't know, maybe he's saying the truth. I don't know. Maybe he's saying the reality, if not the truth, the reality. सर, पूरे भारत में राज्यपाल को नियुक्ति को लेकर बहुत सारी बातें उठ रही हैं, कई लोग विरोध कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, जो विवाद खड़ा हो रहा है? अब छोड़ दीजिए ना, आप क्यों हमको लेकर आ रहे हैं? हम वेलकम करते हैं नए गवर्नर साहिबा का, और हम उम्मीद करते हैं कि उनको तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम उनकी मेहमान नवाजी से उनको नवाजेगी, और उम्मीद करते हैं कि उनका टेन्योर बड़ा अच्छा रहेगा। जिस तरह से साबिका गवर्नर का टेन्योर था, उससे अच्छा टेन्योर उनका होगा। महाराष्ट्र का सवाल सर, आपके एमपी ने वहां पे कह दिया है कि तोड़ दिया, लेकिन बाला साहब का कहना है कि जब तक मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं कि जो स्टेटमेंट इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के सदर ने, प्रेसिडेंट ने जो इशू किया है, वो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है।
वो इम्तियाज जलील का इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, वो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड। Sir, the तो इसका मतलब है कि doctors in Jharkhand issue, they say that they are not sure of any skull damage. Yes, you're absolutely right. Because of that 7 hours beating, his skull was damaged, he had wounds on his head. But for that mob lynching, he wouldn't have died. That beating led to his death. The government is trying to protect those accused by not imposing 302 and imposing culpable homicide of 304. सर, तो ये महाराष्ट्र का बोलिए सर कि आगे भी आपका कोई भी नहीं रहेगा, आगे इसमें कोई गठबंधन हाँ। नहीं जा रहा है। कोई गठबंधन नहीं रहेगा आगे आने वाले इलेक्शंस में। जो इम्तियाज जलील साहब ने स्टेटमेंट दिया है वो पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। ठीक है। हाँ, अब आप सुनिए, अब कितने सीट्स खड़ा करेंगे वो महाराष्ट्र की यूनिट डिसाइड करेगा। किससे और अलायंस होगा नहीं होगा वो डिसाइड करेंगे। आप सदन है। हाँ, तो भाई महाराष्ट्र की यूनिट भी तो है ना भाई। जैसा आप लोग यहां पर हैं, अपना काम आप करते हैं, आपके बॉस दिल्ली में आपका काम करते हैं, तो आप अपना काम, वो अपना काम करेंगे। तो क्या निकट भविष्य में उसको देखते हुए भी बतौर सदर हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या निकट भविष्य में उनके साथ कोई गठबंधन होने की संभावना बची है? देखिए, इम्तियाज जलील साहब का जो स्टेटमेंट है वो पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो उनका इंडिविजुअल स्टेटमेंट नहीं है, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है हमारा। Sir, can you, what is your reaction in English, sir, on Pakistan dossier, UNHRC dossier, sir? Well, you see, the asylum law presently says that on the basis of religious persecution, asylum can be given. But here is the very peculiar case that this gentleman, he is an elected member of the Pakistan Assembly, State Assembly. He belongs to the ruling party of the Pakistan. So how can he claim persecution? And I would demand that the Modi government should immediately sign the Refugee Convention Act of 1951. India is not a signatory, please sign it. And thirdly, about this gentleman, let Government of India take a decision. But he is from the ruling party. He is an elected member and he is claiming persecution. Pakistan has submitted a dossier to UNHRC, sir, calling Prime Minister Narendra Modi Hitler, and it has mention of the statements and quotes made by... It also has a, I know, see, I don't know why the media is blinded by any reference to BJP. In that statement, I'm told there is a reference to the Haryana Chief Minister. There is a reference to a MLA of BJP. Why don't you ask BJP about that? How you see this government dealing the entire issue, Kashmir issue? What are they dealing with? How are they dealing Kashmir? By NSA saying that till Pakistan does this, we will not lift the curfew. Why has he connected what is happening in Kashmir with Pakistan? Doesn't fundamental rights apply to Kashmir? And we'll keep them behind their homes, imprisoned. We will not allow the shops are not being opened, schools are not being run properly, Muharram procession is not allowed, normal activities are not taking place. The police says not a single bullet is fired, but videos are out wherein police is firing. That is why I had opposed in the parliament this abrogation of 370 for the state of the state of Jammu and Kashmir. It is for the government to see. It is they are responsible. And you know, things have come to such a stage that a daughter of a chief minister, of an ex-chief minister, has to go to Supreme Court, to go to her own state, to meet her mother. This speaks volumes of what this government is doing in Kashmir. सर एक सवाल, मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, मोदी सेकंड जो सरकार देखिए आप ये सवाल करके फंस रहे हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं, 100 दिन में बता दीजिए, आप खुद बता दीजिए कितने आपके मीडिया के दोस्तों की नौकरी चले गई, बताइए 100 दिन में कितने लोगों की नौकरी चले गई। आपके चेहरों पे जो परेशानी मैं देख रहा हूं ना, मैं आपसे हमदर्दी रखता हूं, क्योंकि आपको ही खुद अपना फ्यूचर का अंदाजा नहीं है कि शाम तक शायद आपको टाटा बाय बाय हो जाए, आपके अच्छे दिन आ जाए शाम तक। 100 दिन में कितने मीडिया की नौकरी चले गई और मीडिया बोलता ही नहीं है उस बारे में। हम तो हमदर्दी कर रहे हैं आप लोगों से। ये 100 दिन में हो गया। 100 दिन में
35 दिन कश्मीर में कोई इंटरनेट नहीं, कोई स्कूल नहीं खुलता। 100 दिन में जीडीपी 5% हो गया। 100 दिन में अनएम्प्लॉयमेंट 6% के ऊपर हो गया। 100 दिन में जितने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के 10 लाख लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। 100 दिन में जितने गाड़ियां बिकती थी वो पूरे 20% 25% नीचे गिर चुकी हैं। 100 दिन में जीएसटी कलेक्शन गिरता गया, 1 लाख से नीचे गिर गया। तो कौन से 100 दिन की आप लोग तारीफ कर रहे हैं? हाँ, आपको अगर मोहब्बत है बीजेपी से, आप बाजा बजाइए उनका, हमको इतराज नहीं है, मगर हकीकत भी तो देखना पड़ेगा आपको। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।